नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। हम पढ़ रहे थे संधि। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा बनाना सीखा था। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि को। स्वर संधि को विस्तार से हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के नियमों को रटना नहीं है, केवल समझना है। हम समझेंगे और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? पिछली क्लास में हमने बताया था कि यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी स्वर हो तो क्या होती है? स्वर संधि होती है। तो क्या परिभाषा हम बना सकते हैं वो देखेंगे। परिभाषा, क्या परिभाषा हम बना सकते हैं ये देखेंगे। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिभाषा हम बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आगे भी स्वर हो, पीछे भी स्वर हो। स्वर संधि। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, जैसे क्या बताया था कि ये शस्त्र प्लस आगार। देखिए आप, यहां पर भी त्र में अ है और यहां पर भी आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो ये हो जाता है शस्त्रागार। इस प्रकार से तो स्वर संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हमें 11 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। वो किस किस से मिलकर बने? यदि 11 स्वरों का ज्ञान हमें है तो फिर हमें स्वर संधि बिल्कुल इजी तरीके से, सरल तरीके से याद हो जाएगी। फिर उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। 11 अ, ई और उ और ये री। अब आप देखिए, मैंने बताया था ये चारों कौन से स्वर हैं? मूल स्वर हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा था। इन चारों स्वरों से मिलकर ही अन्य 7 स्वरों का निर्माण होता है, जिन्हें हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर के नाम से जानते हैं। देखेंगे आप, अ में अ मिलता है तो क्या बना था? आ बना था। ई में ई मिलता है तो क्या बना था? ई, बड़ी ई बना था। उ में उ मिला था तो क्या बना था? बड़ा उ बना था। तो ये तीनों आ, ई और उ, ये तीनों दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और 5 प्रकारों में से जो पहली दीर्घ संधि, उसके अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं। इस अ ने कहा कि मैं ई से मिलूंगा, ये ई, तो अ और ई मिलकर ए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसका कारण भी मैंने बताया था कि अ के और ई के बीच में एकाक्षर पड़ता है, जीभ के माध्यम से बताया था, जीभ उतारकर बताया था। अब ये अ इस ई से भी क्रिया करता है, ए से भी, तो ये अ इस ए से क्रिया करता है, तो ये अ और ए मिलकर आई बनाता है ये। अब ये अ इस उ से भी क्रिया करता है, तो ये अ इस उ से मिलकर ओ बनाता है, और ये अ फिर ओ से मिलता है और ये बनाता है औ में। इस प्रकार से 4 मूल स्वर तो ये हैं और 7 स्वर ये हैं। ये तीनों दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। ये और ये दोनों गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों
वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तीन संधि तो इन्हीं से आपस में मिलकर बनी हुई है। यण और अयादि संधि में इन का विशेष रोल होता है, वो हम बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, स्वर संधि के प्रकार हम लिखने जा रहे हैं। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। आप कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है? यदि शब्द के बीच में आ की मात्रा हो, यदि शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा हो, और यदि शब्द के बीच में बड़े ऊ की मात्रा हो, तो ध्यान रखना दीर्घ संधि होती है। जैसे देखेंगे आप विद्यालय, देखिए आप विद्यालय में बीच में आ की मात्रा है, दीर्घ संधि है। गिरीश, ये देखिए आप र में बड़ी ई की मात्रा है, बीच में दीर्घ संधि है। भानुदय, देखिए आप बड़े ऊ की मात्रा है। तो अगर आपको नियम याद ना हो तो इन नियमों को याद कर लेना, तब भी आप काम कर सकते हैं, तब भी आप संधि को सही कर सकते हैं। तो यदि शब्द के बीच में आ की, ई की और बड़े ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ संधि होती है। 99% ये नियम कार्य करते हैं। जैसे विद्यालय, गिरीश और भानुदय। दूसरा है गुण संधि। गुण स्वर संधि कहेंगे, लेकिन मैंने गुण संधि लिख दिया है। ध्यान रखना, गुण संधि क्यों कहते हैं, इसका नाम गुण संधि क्यों पड़ा? तो इसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि गुण संधि में बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब सर्वे सर्वा होते हैं, उनमें कोई ना कोई गुण पाया जाता है। गणेश, महेश, राजेंद्र, इस प्रकार के जो भी, गणेश सबसे बड़ा देवता है गणेश, महेश महान है जो इस, उससे बड़ा कोई देवता होता नहीं है। स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा से बड़ी कोई इच्छा होती नहीं है। परोपकार, दूसरों का उपकार सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। तो इसमें बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब शब्द अब कोई ना कोई गुण रखते हैं और विशेष गुण रखते हैं, इस कारण इसका नाम रखा गया है गुण संधि। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, यदि बीच में एक ही मात्रा ये वाली, या फिर ओ की मात्रा ये, या फिर ऊपर र चढ़ा हुआ इस री का आगे र, जानते आप मैंने बताया था कि ये री र और ई से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखना, यदि र ऊपर चढ़ा हुआ हो तो फिर वो सब गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊपर र चढ़ा हुआ हो तो गुण संधि में आते हैं। देखिए जैसे महेश, देखिए आप ए की मात्रा है, महेश, राकेश, दिनेश, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। मानवेंद्र, गजेंद्र, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे जिसमें ए की मात्रा लगती है। और देखेंगे ओ की मात्रा, परोपकार, महोदय, सर्वोत्तम, ये सब देखिए ओ की मात्रा इसके अंतर्गत आती है। तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा, और देखिए पीछे र, देवर्षि, ये पीछे से र लगा हुआ हो तो ध्यान रखना वो भी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ध्यान रखोगे, यदि आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि, यदि ए की ओ की मात्रा आती है और उस पर र चढ़ा हुआ हो तो फिर वो गुण संधि। गुण को गुण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बनने वाले प्रोडक्ट विशेष होते हैं, गुणवान होते हैं। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका नाम वृद्धि क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो मात्राएं, इसके पहले वाली जो संधि है उसमें एक एक मात्रा की और वृद्धि हो जाती है। यानी कि आई और औ, ये दोनों मात्राएं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों मात्राएं अगर आपको मिल जाती है शब्द के बीच में तो ध्यान रखना वृद्धि संधि होती है। कैसे? देखना आप, एक केक,
ये देखिए आप दो मात्राएं, सदैव देखिए आप दो मात्राएं हैं, इसमें एक मात्रा यहां दो मात्रा, एक मात्रा है तो गुण संधि, दो मात्रा है तो वृद्धि संधि। यहां देखेंगे आप ओ में जलोक, ये महोज, ये देखिए आप, तो दो दो मात्राएं अगर मिलती है तो फिर वो वृद्धि संधि होती है, या एक एक मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो इन छोटे से नियमों को भी ध्यान रखकर आप संधि को पहचान सकते हैं। तीसरी के बाद चौथी संधि है यण संधि। अब देखेंगे आपने सभी स्वर हमारे पास आ गए, तो यण संधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस शब्दों के, इनसे बनने वाले शब्दों के बीच में य और व होता है, य और क्या होता है, व होता है, और इन य और व के जो आगे का वर्ण होता है वो आधा होता है। यदि शब्द के बीच में य और व हो, उसके आगे का वर्ण आधा हो, तो यण संधि होती है। देखेंगे आप कैसे, जैसे देखेंगे आप अत्यधिक, देखिए आप यह है और यह के आगे का वर्ण त आधा है। अभ्यास, देखिए आप यह है, यह के आगे का वर्ण आधा है, व के आगे का वर्ण आधा हो। स्वागत, देखिए आप व के आगे का वर्ण आधा है। देखिए आप तनवंगी, ये व के आगे का वर्ण आधा है। तो यदि य और व के आगे का वर्ण आधा हो तो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है, अपवाद ये है कि सत्य, मृत्यु, पुण्य और अन्य, इन चार शब्दों से बनने वाले शब्द इसके अंतर्गत नहीं आते। और एक और है स्व उपसर्ग, स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अगर आपने ये नियम ध्यान रख लिया कि यदि य और व हो, उसके आगे का वर्ण आधा हो, तो यण संधि होती है। लास्ट पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है कि य और व तो होता है, लेकिन इनके आगे का वर्ण क्या होता है, पूरा होता है। यदि य और व के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि, और य और व के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि होती है। देखेंगे आप चयन, देखिए आप य के आगे का वर्ण पूरा है। देखिए आप नायक, ये य के आगे का वर्ण पूरा यानी पूर्ण है। नाविक, देखिए आप व के आगे का वर्ण न पूरा है। भावना, देखिए आप व के आगे भा पूरा है। तो यदि य और व के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि, य और व के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि, दो दो मात्राएं हो तो वृद्धि संधि, एक एक मात्रा हो एक ई और ओ की तो गुण संधि, आ बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगी हुई हो तो वो होती है दीर्घ संधि। ये बहुत सरल और अच्छे नियम है, इनको याद कर लेते हैं तो संधि को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये अच्छी ट्रिक है, इसे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और फिर हम चलते हैं दीर्घ संधि की ओर। स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हमें नहीं लिखनी है, समझनी है। हम परिभाषा विधि के बजाय सूत्र विधि से पढ़ेंगे। देखिए क्या सूत्र होता है इसका। इसका सूत्र होता है यदि आगे अ या आ हो और उसके बाद भी अ या आ हो तो दोनों मिलकर आ में बदल जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए आप पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या तो अ हो या आ हो, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, या फिर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ या आ में से कोई सा भी हो, बनेगा आ ही।
चार कंडीशन इसकी हो सकती है, प्रत्येक संधि में चार कंडीशन होगी। मैं इसकी करके बताता हूं आपको क्या क्या हो सकती है। यदि आगे अ या आ जाएगा तब भी क्या बनेगा, वो आ ही बनेगा, ये ध्यान रखना। यदि आगे अ हो और पीछे आ हो तब भी आ ही बनेगा। यदि आगे आ जाए और पीछे अ आ जाए तब भी आ ही बनेगा। और यदि दोनों तरफ आ जाए तब भी आ ही बनेगा। यानी प्रत्येक कंडीशन में आ बनेगा, चाहे आगे अ हो या आ हो, चाहे पीछे अ हो या आ हो, बनना तो आ ही है। देखते हैं कैसे। यह है अर प्लस अवली। ये अब यहां पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी के र में कौन सा स्वर है, पीछे अ, तो ये अ यहां से निकलेगा। ये इधर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या है, अ, ये अ, ये अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ, ये आ। तो ध्यान रखना है कि ये जहां यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमेशा वो प्रोडक्ट इसी में ही जुड़ेगा, यहां पर ही जुड़ेगा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो क्या जुड़ेगा, देखो र में आ मिला तो क्या हो गया, रा। तो क्या लिखोगे आप, अ रा, हो गया ना रा। अ तो जहां की जहां, र में आ मिला तो अरा। अब ये पीछे वाले को काटना है, अ से अ कट गया तो क्या बचा, वली बचा। वली को ज्यों का ज्यों लिख दो, क्या हो गया, अरावली। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जानते हैं आप है, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। अरावली को अरावली क्यों कहते हैं, यहां अर का मतलब क्या है, अवली का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना अर का मतलब होता है पहिया, अवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, कतार, पहियों की कतार, पहियों की पंक्ति। आपने पढ़ा होगा अरावली पर्वतमाला एक वलित गोलाकार पर्वतमाला है, तो पहिए की तरह गोल है, इस कारण उसके बोलते हैं अरावली। दूसरा देखें, आगे अ हो और पीछे आ हो, जैसे हिम प्लस आलय। देखिए आप, अब आगे क्या है, म में अ है ये, और इधर क्या है, आ है, लेकिन अ और आ मिलकर क्या बनता है, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ ही। अब ये आ किस में जुड़ेगा, बताया था मैंने, ये आ जुड़ेगा म में, तो क्या हो गया, हिमा। यही हुआ ना भी। तो अब आ से आ काट दो तो क्या बचा बताओ, लय, और ये लय जो का जो, क्या हो गया, हिमालय। हिम यानी बर्फ, आले यानी घर, बर्फ का घर हिमालय, बहुत बर्फ ही बर्फ है, आप जानते हैं। तीसरा देखेंगे नियम, आगे आहो और पीछे अहो। देखेंगे आप, दीक्षा प्लस अंत। अब देखेंगे दीक्षा में क्या है, आ, इधर क्या है, अ। ये आ और अ मिलकर भी क्या बनता है, आ ही बनता है। और आ किस में जुड़ेगा, इस श में, तो क्या हुआ, दीक्षा। दीक्षा का दीक्षा ही रहा ना, क्योंकि यहां से आ निकाल दिया और इस स में आ जोड़ दिया, तो दीक्षा जहां की जहां, इसका आ निकला था और ये आ जुड़ गया, इस वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आ निकला, आ जुड़ गया, इस कारण हमें वो दीक्षा शब्द जो का जो नजर आ रहा है। और पीछे क्या है, अ, इसको काट दीजिए। ये जो अनुस्वार है इसको जो का जो लिख दीजिए, और ये त जहां की जहां, क्या हो गया, दीक्षांत। अंत में जो दीक्षा दी जाती है, दीक्षांत समारोह, इसके अंतर्गत आता है। आगे भी आ हो पीछे भी आ हो तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे दया प्लस आनंद, ये सीआईडी में भी आता है दया, आपको जानते हो ना, फेमस है दया। दया यहां पर एक गुण है, तो दया प्लस आनंद, ये दया में से क्या निकलेगा बाहर, आ। इधर से भी क्या आएगा, आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ की मात्रा किस में जोड़ूं, य में, तो क्या हो जाएगा, दया का दया ही रहेगा,
क्योंकि दया में से आ बाहर निकला था और आ ही जुड़ गया, तो आ ही बाहर निकला और आ ही जुड़ गया, तो अपन को उसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक तो बाहर निकला है और एक जुड़ा है, तो बाहर निकलने वाला भी आता और जुड़ने वाला भी आता, इस कारण परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। आ से आ कट गया ना। अब क्या बचा? नंद। ये नंद जो का जो लिख दिया। दयानंद, जानते होंगे आप दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। तो इस प्रकार से चाहे आगे अ या आ में से कोई सा भी आए, उसके बाद भी अ या आ में से कोई सा भी आए, बनेगा आ ही। अब देखिए आप, मान लीजिए आपके पास कुछ शब्द आ जाते हैं बने बनाए, जैसे मैं आपको CW देता हूं, क्लास वर्क। कैसे करेंगे देखेंगे आप। एक शब्द है पराधीन, ये दूसरा शब्द है सौभाग्य कांक्षिणी, तीसरा शब्द है हिमांशु, चौथा शब्द है कारागार, और पांचवा शब्द है प्रेरणास्पद। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था प्रेरणास्पद 2016 के अंतर्गत। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, अब आपको इनके संधि विच्छेद करने हैं। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे अब देखना है आपको। मैंने बताया था यदि शब्द के बीच में आ की मात्रा हो, देखिए आप कहां पर है आ की मात्रा, ये यहां पर है आ की मात्रा। ये आ की मात्रा दो अ से मिलकर बनी है, एक अ और एक अ। बताया था मैंने आपको मिनिमम अ और अ से मिलकर बनता है। यहां अ है, ध्यान रखना आप, दोनों में अ और अ से मिलकर बनता है आ। मिनिमम ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखेंगे आप, ये ये जो आ की मात्रा है ये दो अ में टूटेगी, तो आगे का जो लिख दीजिए पर, ये लिख दिया। पीछे क्या बच रहा है? धीन। अब इसके आगे एक अ लगा देंगे, अधीन। ये लो, ये टुकड़े हो गए, देखो आप, हो गया ना पराधीन। सौभाग्यकांक्षिणी, ध्यान रखना, मैंने कहा था जब आप संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द भी सार्थक होने चाहिए। तो यहां से ये टूटेगा, ये आ की मात्रा से, तो आगे का क्या बचेगा? सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब होता है पति, जिसका पति होता है उसे सौभाग्यवान बोलते हैं, सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्य, और यहां आएगा आकांक्षिणी। आकांक्षणी नहीं होता, क्या होता है? आकांक्षणी होता है। आकांक्षा का मतलब इच्छा रखने वाली, सौभाग्य पति की इच्छा रखने वाली, उसे बोलते हैं सौभाग्यकांक्षणी। पहले जब निमंत्रण छपते थे शादी विवाह के, तब लिखा जाता था सोका, पता होता आपको, सोका लिखा होता था निमंत्रण में। तो सोका का मतलब होता है सौभाग्यकांक्षणी, पति की इच्छा रखने वाली, सौभाग्यकांक्षणी। अब देखेंगे आप, एक शब्द है हिमांशु। अब यहां भी आ की मात्रा है, ये यहीं से टूटेगा, तो एक अ में टूटेगा, तो क्या हो गया? हिम। ये, और दूसरे में पीछे भी अ लगाना है, अंशु। ध्यान रखना, अंशु नहीं होता, क्या होता है? अंशु होता है। हिम नहीं होता, कहीं मां होता है। बताइए आप, हिम होता है कि हिमा होता है? हिम होता है। ये आपको सोचना है कि या आएगा या अ आएगा। ये आपकी हिंदी के शब्दकोश के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका हिंदी का शब्दकोश कैसा है। तो हिम प्लस अंशु बराबर हिमांशु। अब यहां देखिए आप, यहां पर आ की मात्रा है तो यहां से टूटेगा, तो कार नहीं होता, कारा होता है, ध्यान रखना। और गार बचा, इसके आगे आएगा आगार। कारा यानी होता है जेल, आगार यानी होता है घर या ग्रह या खान। तो जेल वाला घर क्या हो गया? कारागार, जेल में जाना, कारागृह भी बोल सकते हो आप। प्रेरणास्पद, यहां देखिए, यहां पर आ की मात्रा है तो यहां से टूटेगा, तो एक शब्द तो बनेगा प्रेरणा और दूसरा शब्द बनेगा आस्पद। आस्पद नहीं होता, आस्पद। और आस्पद का मतलब क्या होता है? आस्पद का मतलब होता है स्थित है, स्थित।
प्रेरणा, जिसमें प्रेरणा स्थित हो, प्रेरणा मौजूद हो, प्रेरणास्पद यानी प्रेरणा देने वाला, तो प्रेरणास्पद। तो इस प्रकार से ये अपना CW है। प्रत्येक संधि के नियम के बाद में आपसे 5 शब्द यहां पे करवाऊंगा क्लास वर्क के अंतर्गत, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नियम है दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आगे ई या ई में से कोई सी भी हो, आगे का मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और यदि पीछे भी ई या ई हो, पीछे का मतलब दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, तो ये सब मिलकर बड़ी ई में बदल जाती है। यही सूत्र है। तो सूत्र विधि कहते हैं। परिभाषा में तो ऐसा लिखाना पड़ेगा, यदि शब्द के अंतिम, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई और दूसरे शब्द के पहले, बहुत लंबी हो जाती है, समझ नहीं पाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई में से कोई सा भी हो, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ई या ई में से कोई सा भी हो, बनेगी क्या? ई। 4 कंडीशन हो सकती है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ई और ई हो तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई हो तब भी बड़ी। प्रत्येक कंडीशन में बड़ी ई बनेगी। जैसे देखेंगे आप, अब उदाहरण देखते हैं अपन। गिरी, धन, ईश। अब देखेंगे आप लोग, यहां पर कौन सी ई है? छोटी, तो ये छोटी ई को बाहर निकाल दीजिए। इधर कौन सी है? बड़ी, ये बड़ी। ई और ई मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई ही बनेगी हमेशा ही। अब बड़ी ई किस में जुड़ेगी बताओ? ये यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कहां जुड़ता है? र में, यहां पर जुड़ता है। तो क्या हो गया? गी और री। हुआ नहीं हुआ? बताओ। हो गया कि छोटी री की जगह इस र में क्या जुड़ जाएगी? बड़ी री। तो बड़ी ई की मात्रा जुड़ते क्या हो गया? री हो गया। अब इस ई से ई काट दो, बताओ क्या बच रहा है आपके पास? श। इस श को जो का जो लिख दो, क्या हो गया? गिरीश। गिरी यानी पर्वत, ईश यानी भगवान, स्वामी, पर्वतों का स्वामी भगवान शिव। कैलाश को भी कहा जा सकता है और हिमालय को भी कहा जा सकता है। और देखेंगे आप आगे, रवि प्लस इंद्र। अब देखेंगे आप, रवि में यहां व है, ये व में ई। रवि में पीछे ई की मात्रा है और इधर भी छोटा ई और ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ई। बड़े ई की मात्रा किस में जुड़ेगी बताएं? इस व में। तो क्या हो गया? रवि। ये हो गया। ई से ई कट गया, बचा आधा न और द्र जो का जो, क्या हो गया? रविंद्र। इस प्रकार से होगा। एक और देखेंगे आप, परी प्लस इक्सा। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। इक्सा का मतलब क्या होता है? दृष्टि। चारों ओर दृष्टि रखना, चारों ओर नजर रखना। देखिए आप, परी में यहां से आया छोटी, यहां से क्या आया? बड़ी। ई और ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी की मात्रा किस में जुड़ेगी? र में। तो क्या हो गया? परी हो गया। ई से ई कट गया, क्या बचा? शा। इस शा लिख दो, क्या हो गया? परीक्षा। परी यानी चारों ओर, इक्सा यानी दृष्टि। जो चारों ओर दृष्टि रखता है, प्रत्येक विषय पर दृष्टि रखता है, वो देता है परीक्षा। 1-2 विषय पर भी कम दृष्टि रखी, फेल हो जाते हैं या सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आगे कोई सी भी हो, पीछे भी कोई सी भी हो, अगर दोनों तरफ ई है तो बनेगी बड़ी ई ही। अब हम देखिए, कुछ क्लास वर्ग के अंतर्गत हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है फणींद्र। देखिए आप, फणींद्र। दूसरा है रजनीश। तीसरा है प्रतीक्षा। चौथा है महेंद्र। महेंद्र नहीं है, महेंद्र। और एक और लिख लीजिए, 5वां अभिप्सा। प्रश्न पूछा भी गया है।
अब देखेंगे आप इनके संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग। यहां पर बड़ी है, देखो आप, यहां बड़ी, यहां बड़ी, यहां बड़ी, यहां बड़ी। अगर शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा हो तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो आपने पहचान लिया कि दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगर बड़े आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। बताया था आप लोगों को। अब ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये दो छोटी ई में बदलेगी, ये, क्योंकि आप जानते हैं दो छोटी ई से मिलकर बनती है बड़ी ई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि छोटी ई आएगी या बड़ी आएगी, ई आएगी, ये आपके शब्दकोश पर डिपेंड करेगा। जिस प्रकार अंग्रेजी में स्पेलिंग याद करनी पड़ती है उसी प्रकार से ये तो अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है। जैसे देखो आप, अब यहाँ गिरी में र में मात्रा छोटी आती है लेकिन इसमें ई बड़ा होता है, तो ये तो हमको सोचना है, ये हमको याद रखना है ना। ये शब्दकोश है हिंदी का, तो ये अपना ही है। तो जिसका शब्दकोश अच्छा होता है वो कर लेता है। लेकिन आपका दिल कहे कि ये सही है या ये सही है, तो फिर आपका दिल जो करे वो लगाना, क्योंकि दिल हमेशा सच ही बोलता है, सही बोलता है। चलिए, फणींद्र में इस ई की मात्रा को हम तोड़ेंगे दो ई में। तो एक तो हो जाएगा फणी ये, और एक हुआ ये इंद्र। अब आप देखेंगे क्या ये फणी सही है? क्या ऐसा फणी आपने देखा? नहीं देखा। तो फिर ई की मात्रा बड़ी वाली लगानी है, ये है फणींद्र। अब आप यहां देखिए, यहां इंद्र ई छोटा होता है या ई बड़ा होता है? इनमें, इसमें और इसमें परिवर्तन करना है, आगे पीछे परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि संधि ये कहती है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही परिवर्तन होगा, औरों में नहीं होगा। तो बताओ इंद्र ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसको भी हटाओ, यही सही है फणींद्र। तो फणी में मात्रा ई की बड़ी और इंद्र में ई की मात्रा छोटी, याद रख लेना। रजनीश, देखिए आप, यहां न की जगह ई की मात्रा की, यहां से टूटेगा ये शब्द। तो एक तो रजनी, ये बताओ रजनी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखोगे, छोटी नहीं लगेगी, बड़ी लगती है रजनी में। रजनी यानी क्या होता है? रात। अब एक छोटी ई और निकालेंगे और ये श जो का जो लिखेंगे, ये ईश होता है या ईश होता है? बताओ, ईश होता है। तो आप करोगे ईश, बड़ी करोगे। ईश में देखो मैंने बड़ी बताया, तो एक बार बड़ी बता दिया, फिर आप हमेशा ईश में बड़ी ही लगाना, क्योंकि ईश बड़ा ही होता है। इंद्र में छोटा ई आता है, तो आप हमेशा इंद्र में छोटी ई ही लगाना। इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। तो रजनी प्लस ईश, रजनी यानी रात, ईश यानी स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा। प्रतीक्षा, देखिए आप, इस ई की मात्रा की यहां से टूटेगा तो क्या हो जाएगा? प्रति। प्रति ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना आप लोग। और ई एक और टूटेगा तो ये इच्छा, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। इच्छा यानी क्या बताया था? दृष्टि। प्रति यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टि रखता हुआ प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब जानते हैं आप? इंतजार करना। और इंतजार बहुत मुश्किल होता है। आप कभी भी किसी बस का या किसी व्यक्ति का इंतजार करो, बार बार रोड पर दिखा देती है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टि रखता है कि नहीं, ये नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद फिर नहीं वो आया, तो फिर वो नहीं है। तो इस प्रकार से प्रतीक्षा करने वाला प्रति यानी प्रत्येक व्यक्ति पर, इच्छा यानी दृष्टि रखता है, तब वो प्रतीक्षा करता है। महेंद्र, देखिए आप, महेंद्र तो यहां से टूटेगा, तो एक तो होगा मही। ध्यान रखना, मही ऐसे लिखा जाता है, मही ऐसे नहीं लिखा जाता, ये मही गलत है। मही यानी क्या होता है? धरती, पृथ्वी। और यहां ई, एक ई में और टूटेगी, न और द्र है इसे, तो एक ई में टूटेगा, तो ई और न और द्र। इंद्र ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है? बताओ। इंद्र में ई छोटा होता है तो इंद्र में ई छोटा ही आएगा। तो ये हमको देखना है कि ई छोटा आएगा या बड़ा आएगा। आपका दिल जो कहे, आपने वो शब्द कितनी बार देखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये अभिप्सा, अभी, अभी उपसर्ग होता है, और ये अभी यानी होता है विशेष। इप्सा, ई बढ़ाएगा, ध्यान रखना, परीक्षाओं में पूछा गया है ये। तो इप्सा यानी होता है इच्छा, अभिलाषा। अभी यानी विशेष, विशेष इच्छा रखने वाला क्या होता है? अभिप्सा।
तो इस प्रकार से आप शब्दों को तोड़ भी सकते हैं और टुकड़ों से शब्द बना भी सकते हैं। ये देखिए, आप यहां से टुकड़े कर दिए, चाहो तो आप शब्द बना सकते हैं। यहां से ई बड़ी, यहां भी ई और ई मिलकर प्रत्येक कंडीशन में बड़ी बनेगी। बड़ी की मात्रा जुड़ेगी न में, तो ये हो गया फणी। ई से ई कट गया, आधा न और द्र, ये फणींद्र। देखो आप बन गया ना एज इट इज। तो आप टुकड़े भी कर सकते हैं और टुकड़ों से शब्द भी बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम यह कहता है कि यदि आगे उ या उ हो, या तो छोटा उ हो या बड़ा उ हो, और उसके बाद भी उ या उ आए, कहने का मतलब यह है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में उ या उ में से कोई सा भी उ हो, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी उ या उ में से कोई सा भी उ हो, बनेगा बड़ा उ ही। यह सूत्र है तीसरा। 4 कंडीशन हो सकती है, उ और उ आए तब भी बड़ा उ, अगर आगे छोटा उ आए पीछे बड़ा उ आए तब भी बड़ा उ, आगे बड़ा उ आए पीछे छोटा उ आए तब भी बड़ा उ, दोनों तरफ बड़ा उ आ जाए तब भी बड़ा उ ही बनेगा। देखते हैं हम नियम। भानु प्लस उदय, भानु यानी सूर्य, उदय भानु का सूर्य का उदय होना। अब देखें यहां क्या है, छोटा उ, इधर क्या है, छोटा उ और उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा उ। ये और बड़े उ की मात्रा किस में जुड़ेगी बताओ, न में, तो क्या हो जाएगा, भानु हो गया। भानु, उसे उ कट गया, क्या बचा बताओ, दय। ये दय जो का जो लिख दीजिए, बताइए भानुदय। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, केवल प्रोसेस को समझना है, अपना दिमाग किसी और सब्जेक्ट में लगाना। यहां तो आप तरीका समझ लोगे तो फिर कभी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा। कटु प्लस उक्ति, कटु यानी कड़वी, उक्ति यानी बात, कथन, कड़वी बात। अब यहां पर ये उ और यहां पर भी उ और उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा उ, और बड़े उ की मात्रा किस में जुड़ेगी, ट में, तो ये कटु हो गया ना। उसे उ कट गया, क्या बचा, कत्ती। ये कत्ती जो का जो लिख दो, क्या हो गया, कटुक्ति। बड़ा इजी है, बहुत सरल है, यदि आप प्रोसेस को समझ जाते हैं तो। एक और देखते हैं हम। गुरु प्लस उपदेश। अब देखेंगे आप, ये यहां पर उ और ये भी उ और उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा उ। क्या बनेगा, बड़ा उ। अब ये बड़ा उ किस में जुड़ेगा, र में, तो ये हुआ गु और ये रु। ये बड़ा उ ऐसे लिखा जाता है। बड़ा उ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। और ये उ से उ कर गया, पदेश, ये पदेश, ये क्या हो गया, गुरुपदेश। क्या हो गया, गुरुपदेश। तो ध्यान रखना, ये र में, इसमें ये उ और ये उ दोनों उ लगाते हैं तो छोटा उ तो लगता है ऐसे और बड़ा उ लगता है ऐसे। यहां पर ये गोला होता है, तो ये छोटा उ, ये बड़ा उ। तो ध्यान रखना, ये बड़ा उ है, यहां पर भी संधि है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इस शब्द को। तो गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। ये उ बड़ा है, ये उ छोटा है। अब CW होमवर्क, घर क्लास वर्क देखते हैं हम। घर वर्क मतलब होमवर्क भी दिया जाता था, HW भी दिया जाता था, लेकिन यहां पर संभव नहीं है। तो क्लास वर्क के अंतर्गत हम 5 प्रश्न देखते हैं कैसे। पहला देखेंगे आप, सरयूर्मी भूर्जा वदुत्सव, ये और देख लीजिए आप, अंबुर्मी और मृत्युप्रांत,
ये। अब देखते हैं सरयूर्मी। ये ऊ की मात्रा जहां पर है वहीं से शब्द टूटेगा। पहले तो देखो, यहां बढ़ाऊ, यहां बढ़ाऊ, यहां बढ़ाऊ, यहां बढ़ाऊ, यहां बढ़ाऊ। अगर बढ़ाऊ मिलता है शब्द के बीच में तो दीर्घ स्वर संधि होती है। बताया था आपको, यदि आ की मात्रा हो, यदि बड़े ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। देखिए, बढ़ाऊ, सब जगह बढ़ाऊ है तो ये दीर्घ स्वर संधि है, बिना कहे पहचान लेना है। अब देखते हैं, यहीं से टुकड़े करने हैं। तो बड़े ऊ की मात्रा कब बनती है? जब दो छोटे ऊ या दो बड़े ऊ हो, या आगे छोटा ऊ या पीछे बड़ा ऊ। लेकिन आगे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, यह निर्णय हमारा शब्दकोश करेगा। तो इसको धीरे 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 हम सीखते चले जाएंगे कि किसमें कौन सा बड़ा हुआ आएगा या छोटा आएगा। देखेंगे आप, सरयू यहां से टूटेगा तो एक में तो ऊ लगाना है आपको। सरयू ये या फिर सरयू ये। देखिए आपका दिल किसके बारे में कहता है, या तो ये होगा या ये, लेकिन होगा ऊ की मात्रा ही। तो आपका दिल कहता है कि सरयू ऐसे होता है, हमने ऐसे तो कभी देखा ही नहीं। तो ध्यान रखना, सरयू में मात्रा बड़ी ही होती है। सरयू में मात्रा कैसी होती है? बड़ी ही होती है। बड़े ऊ की मात्रा ये। प्लस अब एक और तोड़ना है, ऊर्मी ये। लेकिन ऊर्मी में भी ऊ बड़ा आता है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है ये। तो सरयू नदी का नाम है, अयोध्या इसी नदी के किनारे। ऊर्मी का मतलब होता है लहर या तरंग। सरयू नदी की तरंग, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा देखेंगे आप, भू, यहीं से तोड़ना है। तो भू तो आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, भूगोल। भू में भी मात्रा बड़ी आती है। भू यानी धरती, पृथ्वी। अब यहां देखिए, जा और ऊपर रहे तो निश्चित है एक ऊ जुड़ेगा, लेकिन ऊर्जा में भी ऊ बड़ा आता है। अधिकांश स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ऊर्जा में ऊ छोटा लिख देते हैं, जबकि ऊर्जा में ऊ बड़ा ही आता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊ बड़ा आएगा। भू, भू, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं। वधु, ध्यान रखना, वधु बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होती है। वधु लिखो और बहु लिखो, ऊ की मात्रा बड़ी ही आएगी। वधु और बहु बड़ी ही होती है, यह ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर आगे एक ऊ आएगा, उत्सव। वधु के लिए उत्सव, वधुत्सव। फिर यहां से टूटेगा ये ऊ से, तो एक तो हो गया अंबु। ध्यान रखना, अंबु में मात्रा छोटी आती है, बड़ी नहीं आती। और एक बनेगा मी है, तो क्या बनेगा? ऊर्मी। ऊर्मी यानी लहर। अंबुर्मी, जल की लहर। सरयू नदी की लहर, जल की लहर। अब मृत्यु उपरांत, यहां से तो मृत्यु तो लिखना आता है अपन को, ये मृत्यु में ये में छोटी ऊ की मात्रा आएगी, और उपरांत में भी ऊ छोटा आएगा। उपरांत, ये। तो इस प्रकार से ये हमने शब्द से संधि विच्छेद किया, और संधि विच्छेद से हमने शब्द बनाए। तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और शब्द भी बना सकते हैं। तो विशेष याद रखना कि यदि ऊ या ऊ आए तो बड़े ऊ में ही बदलता है। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है ये। दीर्घ संधि के अंतर्गत एक चौथा रूल भी आता है, चौथा नियम भी आता है, लेकिन वो संस्कृत के अंतर्गत चलता है, हिंदी में नहीं चलता। फिर भी मैं जानकारी तो दे देता हूं आपको। देखेंगे आप, ये चौथा नियम है, यदि आगे री हो, री से ऋषि, और उसके बाद भी री से ऋषि हो, तो ये दोनों मिलकर बड़े री में बदलता है। बड़े री में केवल ये री, छोटा री एक री है, इसके नीचे ये लगा दीजिए, बड़ा री हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए, बड़ा री, ये दोनों छोटे री है। तो यदि आगे री या री में से कोई सा भी री आए, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, बनेगा बड़ा री ही। और दो ही शब्द इससे के अंतर्गत बनते हैं और ज्यादा मिलते हैं। संस्कृत के अंतर्गत और भी शब्द मिलते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत दो ही शब्द ज्यादातर मिलते हैं। देखिए आप, मातृ प्लस ऋण, माता का ऋण, मातृ यानी माता, ऋण यानी ऋण। तो यहां से आया री और यहीं से भी आया री,
और री मिलकर बनता है बड़ा री, और ये बड़े री की मात्रा जुड़ेगी इस त में, तो क्या हो गया मात्री, और री से री कट गया, बचा ना मातृण। देखिए आप, हिंदी के अंतर्गत ये शब्द का प्रचलन बिल्कुल नहीं है, केवल संस्कृत में चलते हैं ये, तो फिर भी मैंने कहा नियम तो बता देते हैं इस वजह से। एक और देख लीजिए, पितृ प्लस ऋण, ये यहां से आया री और यहां से भी आया री और री मिलकर बनता है बड़ा री, और ये बड़ा री जुड़ेगा त्र में, तो पी और ये त्री हो गया, री से री कट गया, बचाना पितृण। तो मातृण और पितृण ये दो शब्द इसके अंतर्गत बनते हैं। तो ये हुई आपकी दीर्घ स्वर संधि के चारों नियम। पहला नियम था यदि आगे अ या आ में से कोई सा भी आए और उसके बाद भी अ या आ हो तो वो आ में ही बदलता है। दूसरा नियम था यदि ई या ई के बाद ई आए तो बड़ी ई में बदलता है। और तीसरा नियम था यदि आगे ऊ या ऊ में से कोई सा भी आए और पीछे भी ऊ या ऊ में से कोई सा भी आए तो बड़ा ऊ बनता है। और तीनों नियम तो हिंदी में चलते हैं, लेकिन चौथा नियम ये संस्कृत के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो ये हमारी दीर्घ संधि। हमने एक भी परिभाषा नहीं लिखी, केवल सूत्र विधि के द्वारा हमने बड़े इजी और बड़े सरल तरीके से दीर्घ संधि पढ़ी है। अब अगली क्लास में हम गुण संधि पढ़ेंगे, तो देखना बिल्कुल ना भूले गुण संधि को, वो भी सूत्र विधि से।